हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 46 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि स्टार्ट होते हैं 1979 में और एंड होते हैं 2024 में। इस सीरीज में हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चंस को 5 यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया है और इसकी 2 यूनिट 3 एंड यूनिट 5 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इस समय हम यूनिट 1 में है और यूनिट 1 का ये चौथा चैप्टर है और यूनिट 1 का ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी इम्प्लाइज। तो ये क्वेश्चन है 1998 का, जिसमें पूछा गया है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की मीनिंग क्या होती है। ऑप्शन ए है दैट द इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज बाय द ऑथराइज्ड डीलर फॉर ट्रेवल, राइट। तो दिस इज ऑप्शन ए, दैट द इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो इफ यू हैव स्टडीड एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर, you would know that if Indian rupees can be exchanged for trades and goods and services, that is referred as current account convertibility, right? And Indian rupee is fully convertible when it comes to current account transactions. So whether it is purchase and sale of goods and services, it is fully convertible, right? So that is already there. Therefore, we can rule out this, right? Option C, that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial assets, right? Now we know that when we are talking about trading financial asset, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इस एक्सचेंज को ही हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इस तरीके के ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर हम इंडियन रूपी को दूसरी करेंसी में फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसे हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलेंगे, राइट। सो दैट इज योर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फॉर इंडियन रूपी। इसीलिए आपका सही ऑप्शन सी है, राइट। अब ये फाइनेंशियल असेट किस तरीके के हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें बॉन्ड हो सकते हैं और इसमें शेयर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो दिस कुड बी रिलेटेड टू और इवन रियल एस्टेट, राइट। इट कुड बी रियल एस्टेट, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा। सो there could be all of these things. So this is what we, तो जब हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट की यहाँ पर बात हो रही है। एंड प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल कन्वर्टिबिलिटी के क्या फायदे और क्या नुकसान है और क्या कंसर्न है जिसकी वजह से इंडिया ने अभी तक फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को एम्ब्रेस नहीं किया है, राइट। So this was question number 1 and let's check the answer. So capital account convertibility means free conversion of cross-border capital for any entities can convert domestic currency into hard currency at the prevailing market rate and take hard currency out of the country without the need of the offering any explanation. तो ये है और इसीलिए आपका सही ऑप्शन सी था जो कि हमने मार्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is a question from year 1998. The question is, a consumer is said to be in equilibrium. तो एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है if, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन ए, he is able to fulfill his need with a given level of income, right? तो fulfill his need with a given level of income, the option seems logical and there is not anything wrong. कुछ गलत लग नहीं रहा है तो इस ऑप्शन को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, ही इज एबल टू लिव इन फुल कंफर्ट विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। देखिए अब फुल कंफर्ट बोलना तो मुश्किल है, बिकॉज कोई बोल सकता है मुझे फुल कंफर्ट के लिए फरारी चाहिए, कोई बोले मुझे बेंटली चाहिए, तो ये मुश्किल है और ये ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है इस वजह से, बिकॉज फुल कंफर्ट इज डिफिकल्ट टू अचीव विद अ गिवन सेट ऑफ इनकम। व्हाट इफ इनकम काफी कम है तो फुल कंफर्ट कैसे होगा? तो ये ऑप्शन आप ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, ही कैन फुलफिल हिज नीड विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम। अब अगर वो आइटम एसेंशियल हैं किसी व्यक्ति की नीड के लिए, राइट, और उनको बिना कंजम्पशन के नीड फुलफिल होना तो नहीं बोलेंगे। दैट विदाउट कंजम्पशन नीड ही कैन नॉट फुलफिल हिज नीड्स, राइट। सो इफ जो आइटम है वो एसेंशियल है उस इंडिविजुअल की नीड के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ, और अगर उनमें से कुछ नहीं पूरा कर पा रहा है तो उसकी नीड तो फुलफिल होगी नहीं, तो हम उसे इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा आप इस ऑप्शन को भी बिना नॉलेज के रिजेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन, ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ इनकम, राइट। अब ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ इनकम, आई वुड से कि ये ऑप्शन अनलेस आपको कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम में कब होता है ये कॉन्सेप्ट पता है, अब आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ये दोनों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम में होता है ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके आंसर को हम वापस आकर निकालेंगे। हमने
बी और सी को रिजेक्ट किया है, ए और डी हमारे अभी दो ऑप्शन बचे हुए हैं, राइट। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कुछ टर्म्स हैं उनको समझना होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? ये सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि जो हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेस से बाइक या कार यूज करते हैं तो हम उसको कुछ बेनिफिट होते हैं, बिकॉज हम एक डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम उसे एक सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, दैट इज यूटिलिटी। उसी तरीके से लेस से अगर आपको पिज्जा खाना पसंद है तो पिज्जा खाने से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, ठीक है, तो वो उसकी यूटिलिटी है। तो ये तो हो गई सेटिस्फैक्शन ऑफ प्लेजर फ्रॉम कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, राइट। सो ये एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से जो बेनिफिट होता है, राइट। उसके बाद एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो इसको समझने के लिए ऐसा सोचिए कि हम कई आइटम्स होते हैं जिनकी सिर्फ क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करते। फॉर एग्जांपल, यू मे वांट टू ईट मल्टीपल पिज्जा, मल्टीपल बर्गर, यू मे वांट टू ड्राइव डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक, डिफरेंट काइंड ऑफ कार आप चलाना चाहेंगे, तो वो कई नंबर ऑफ आइटम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो एक जो इंक्रीमेंटल यानी जो एक अगला गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी एक अगला प्रोडक्ट, एक और एग्जांपल के लिए मैं देना चाहूंगा कि एक और पिज्जा खाया तो क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक और नई बाइक ले आए तो क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। एक बार और घूमने कहीं चले गए, एक और ट्रिप लगा ली वीकेंड पे, तो उससे क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। दिस इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट, एक अगला यूनिट कंज्यूम करने से ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमें जानना चाहिए वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब यह है जैसे जैसे आप अगला आइटम कंज्यूम करेंगे, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का, उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। तो अगर आप जैसे कि एक नई बाइक लाएंगे अच्छा लगेगा, एक और बाइक लाएंगे और अच्छा लगेगा, बट तीसरा चौथा पांचवें उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली आप एक ट्रिप लगाएंगे आपको अच्छा लगेगा, फिर अगले हर वीकेंड पे ट्रिप लगाने लगेंगे, तो जो सक्सेसिव ट्रिप है उनमें जो आप एंजॉय कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हैं, वो कम होता चला जाता है। उसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज लॉ, ऐसा होता है। तो एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ एन गुड, द मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस, तो वो कम होता चला जाता है, राइट। तो ये समझ लिया। इसके बाद हम एक और टर्म जानेंगे, ये है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे उस किसी व्यक्ति को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। यानी इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसपे कंज्यूमर इंडिफरेंस है, इसीलिए वो नाम इंडिफरेंस कर्व है, कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसको एक प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाए या दूसरा कम मिल जाए, बिकॉज वो इंडिफरेंट उन दोनों के बीच में, वो किसी भी क्वांटिटी में लेस से दो प्रोडक्ट में एक्स एंड वाई उनको कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में किसी भी क्वांटिटी को वो कंज्यूम कर लेगा, उसका सेम सेटिस्फैक्शन ड्राइव होगा। इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। सेम लेवल सेटिस्फैक्शन मीनिंग दे आर इंडिफरेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, राइट। तो उस कर्व पे जो भी लाइन है उस कॉम्बिनेशन में कोई भी दो प्रोडक्ट वो कंज्यूम करेंगे और वो इंडिफरेंट है, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर लेंगे। अब ये तो रही यूटिलिटी की बात। अब एक और जो कंस्ट्रेंट हमें जाना है, बजट कंस्ट्रेंट। हमारा जो बजट है यानी कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो कांस्टेंट है एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो जैसे आपकी मंथली सैलरी है वो कांस्टेंट है। आप हो सकता है 10 कार खरीदना चाहें, राइट, या 10 बाइक खरीदना चाहें, लेकिन आप उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं जितनी आपकी इनकम है। तो बजट एक कांस्टेंट है। इस बजट के अंदर ही एक इंडिविजुअल जो है वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो जो सेटिस्फैक्शन है वो और करना चाहे, मतलब और भी प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, सर्विसेज खरीदना चाहेगा, लेकिन जितना उस बजट के अंदर हो सकता है उतना ही पॉसिबल होगा, और बजट कंस्ट्रेंट की तरह एक्ट करता है। तो बजट कंस्ट्रेंट, ए कंज्यूमर हैज लिमिटेड इनकम टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये लिमिटेड इनकम है। एंड द बजट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन देयर इनकम एंड द प्राइस ऑफ द गुड, राइट। तो प्राइस ऑफ द गुड भी कांस्टेंट है एक महीने में, लेट्स से, और आपकी इनकम भी कांस्टेंट है, तो आप उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म जानने के बाद चलिए अब हम मूव करते हैं कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, यहां पर एक आपको जो ग्राफ दिया गया है उसमें हमने ये अज्यूम किया है एक इंडिविजुअल दो ही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, राइट। दिस इज जस्ट टू सिंप्लीफाई, ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम किया गया है। आप एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है वैसे तो देखा जाए, पर हम मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल दो ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, राइट। दिस इज जस्ट टू सिंप्लीफाई, वरना कैलकुलेशन और रिप्रेजेंटेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू हैव ऑन एक्स एक्सिस यू हैव क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, ऑन वाई एक्सिस यू हैव क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। अब हमें निकालना है गिवन एक इंडिविजुअल का जो बजट है, जो कि रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट,
इस बजट में कोई भी व्यक्ति जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, राइट। तो यहां पर अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये कर्व दिए गए हैं, ये ब्लू कलर में जो आपको कर्व दिख रहे हैं ये है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि लेट्स एग्जांपल ये इंडिफरेंस कर्व 4 है। ये कर्व ये बोलता है कि एक जो कंज्यूमर है वो इन सारे पॉइंट्स के बीच में इंडिफरेंट है, यानी कि उसे अगर हम देखेंगे तो इस क्वांटिटी में x मिल जाए या इस क्वांटिटी में y मिल जाए, वो इंडिफरेंट है, राइट। वो कंज्यूम कर सकता है, इतना x ले सकता है, इतना y ले सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसे कम दोगे तो उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन इस कर्व पर वो इंडिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर उसे इस क्वांटिटी में y मिल जाए और इस क्वांटिटी में x मिल जाए तो भी उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होगा, इसीलिए इस कर्व को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो कर्व देख रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व है, दिस इज IC4, राइट। तो ये इंडिफरेंस कर्व है किसी भी कंज्यूमर के लिए। अब इस पॉइंट पे वो कंज्यूम तो कर सकता है, लेकिन ये सारे पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल के बजट के बाहर है, यानी कि वो इस सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए जितना स्पेंड करना होगा वो उसके बजट के बाहर है, यानी कि वो उन्हें कंज्यूम नहीं करेगा, राइट। तो ये सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, लेकिन हर जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी गो फ्रॉम IC1 टू IC2, 3 एंड 4, ये आपका जो टोटल यूटिलिटी है यानी जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग। हाउएवर ये दोनों कर्व तो इंडिविजुअल की इनकम के बाहर है, इसलिए इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बजट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कि क्या यह इंडिविजुअल अचीव कर सकता है, राइट। नाउ अब हम अगर देखेंगे ये इंडिफरेंस कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, इंडिविजुअल को, ये जो इंडिविजुअल है उनको अचीव कर सकता है, बिकॉज ये बजट लाइन के अंदर है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम बाहर के इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाएंगे सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, राइट। तो ये जो बजट लाइन है, इस लाइन पर जो भी इंडिफरेंस कर्व मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। और वो कहां पर होगा, जहां पर ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ई जो पॉइंट है यहां पर इंडिविजुअल जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करेगा गिवन इट्स बजट। तो ये कंडीशन होती है जहां पर जो इंडिविजुअल है वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है गिवन दैट द प्राइसेस आर गिवन एंड द बजट इज गिवन। तो ये पॉइंट होता है जहां पर इंडिविजुअल अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा होता है गिवन द बजट एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर वापस जाते हैं और उस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन थे, ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड्स with a given level of income, able to fulfill his need given a given level of income, right। ये हमारा ऑप्शन बचा हुआ था। बी और सी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था, एंड डी, ही इज एबल टू लोकेट ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम। और जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट को समझा, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेस इंडिविजुअल इज एबल टू फुलफिल हिज नीड। तो देयरफॉर आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी आप कम बजट में डेली आंसर राइटिंग और पर्सनल मेंटरशिप के साथ करना चाहते हैं तो अगले वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उस वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस, इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। उस छोटे से वीडियो के बाद आपका स्वागत है इस क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो जो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स है वो ज्यादा एम्फेसिस ले करती है ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। देखिए राइट, तो ये 1998 का क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शन है ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी ग्लोबल इकोनॉमी, सी कंज्यूमर एंड ऑप्शन डी मिडिल मैन। जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होती है ये बिलीव करती है किसी कंट्री की या किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ या लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन होता है वो कितना प्रोड्यूस करता है, यानी कि द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री और इकोनॉमी
से उसके लिविंग स्टैंडर्ड का डिटर्मिनेशन होता है। इनका मानना है कि किसी कंट्री को ग्रो करने के लिए उसके आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना होगा, तो इनका मेजर फोकस सप्लाई बढ़ाने के इनिशिएटिव्स पर होता है, रेदर देन इसको हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे, जिसे केनेजियन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर ज्यादा फोकस होता है डिमांड को बढ़ाने में, राइट। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो हैं वो ऐसे रिकमेंडेशन देंगे कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं और उससे ही किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइन होगी और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन होगा। दूसरे साइड डिमांड साइड के जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो बोलेंगे आप डिमांड बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लें। तो यहां पर हम इसको पढ़ सकते हैं, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स is a school of macroeconomics that argue that economic growth can be most effectively created by lowering barriers for people to produce, right? तो हम अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हम बैरियर्स फॉर प्रोडक्शन को कम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज इन्वेस्ट इन कैपिटल, राइट। तो ये उनके रिकमेंडेशन। द इन्वेस्टमेंट एक्सपांशन ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज डिमांड फॉर एम्प्लॉय, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होगा डिमांड फॉर एम्प्लॉइज बढ़ेगी। एंड टिपिकल पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑफ सब्सिडाइज्ड इकोनॉमीज आर लोअर मार्जिनल टैक्स रेट एंड लेस रेगुलेशन, यानी कि टैक्स हम टैक्स को कम किया जाए और रेगुलेशन को वीक किया जाए, राइट, लेस रेगुलेशन किया जाए ताकि जो प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉइज की डिमांड होगी, उन्हें सैलरी मिलेगी तो वो कंज्यूम करेंगे। तो ये है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। इसका कॉन्ट्रास्ट हम कर सकते हैं डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स से, राइट। डिमांड साइड जहां पर फोकस होता है डिमांड को बढ़ाने में, राइट। तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें केनेजियन इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, डिमांड साइड वाले, ये फोकस करते हैं कि हम डिमांड को कैसे बढ़ाएं और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन उसको फॉलो करेगा, राइट। तो डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करेंगे कि गवर्नमेंट को टैक्स रेट कम करना चाहिए, क्योंकि टैक्स कम करने से लोगों के पास इनकम होगी और इनकम होगी तो लोग स्पेंड करेंगे, लोग स्पेंड करेंगे तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं ये भी बोलेंगे टैक्सेस कम कीजिए, लेकिन ये बोलेंगे टैक्स कम करने से द कंपनीज विल इन्वेस्ट एंड दे विल प्रोड्यूस मोर, दैट विल लीड टू डिमांड फॉर एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा, दे विल गेट वेजेस एंड देन दे विल रिड्यूस। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट एंड डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट। तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, राइट। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी है बिकॉज अब हम समझ चुके हैं कि जो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है वो प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि फोकस प्रोड्यूसर पे होना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, राइट, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉइज की डिमांड होगी, अल्टीमेटली लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन यही होना चाहिए। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को देखते हैं और उन्हें समझ लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, देखिए सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट जो बात करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं उनका, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी यानी इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज के बारे में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक्स नहीं मेंशन किया है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब सी ऑप्शन है कंज्यूमर। जो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं वो कंज्यूमर पे उतना फोकस नहीं करते हैं। ऑन द अदर साइड जो डिमांड साइड के इकोनॉमिस्ट हैं यानी जो केनेजियन इकोनॉमिस्ट हैं वो फोकस करते हैं कंज्यूमर पे कि कंज्यूमर ऐसे इनिशिएटिव लीजिए कि कंज्यूमर की डिमांड बढ़े, राइट। तो ये दूसरे साइड के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फोकस करते हैं, इसलिए ये भी होता है। और मिडिल मैन के बारे में ऐसा ना तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट कुछ बात करते हैं ना मिडिल डिमांड साइड के इकोनॉमिस्ट कुछ स्पेशल एम्फेसिस देते हैं। तो जो ग्रेटर एम्फेसिस यहां पर पूछा गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए है विच इज प्रोड्यूसर, क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट बोलते हैं प्रोड्यूसर पे फोकस कीजिए, उसको इंसेंटिव दीजिए कि वो प्रोड्यूस ज्यादा करे, जब वो प्रोड्यूस ज्यादा करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, राइट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, उसको किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपका 1998 का। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, इसलिए यहां पर हमें एक पैटर्न पता चलता है कि जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होती हैं उनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और हमें पता होना चाहिए, राइट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको फैक्चुअल पता होना चाहिए था, जो कि यहां पर आंसर 1997 है। लेकिन हम यहां पर एक पॉइंट जान लेते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो की थी, दिस वाज एन इंडिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन, राइट, टू कंप्लीमेंट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, राइट। लेकिन 2010 में एक इससे भी बेटर इंडेक्स डेवलप की गई थी जिसको आज हम जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बिकॉज राइट ये प्रॉब्ली इंक्लूडेड ओनली फ्यू मेजर्स ह्यूमन पॉवर्टी, सॉरी कट दैट पार्ट प्रॉपर्ली। तो ये जो इंडेक्स है इसको रिप्लेस कर दिया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जिसमें कई इंडिकेटर होते हैं और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे मेजर किया जाता है, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज हेल्थ एक्सेट्रा, इस पे मेजर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल
मल्टी डायमेंशनल सेंस में पुअर है या नहीं है। और अब जो हमारी कंट्री का फोकस भी है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर ही ज्यादा मिलता है, और नीति आयोग खुद भी इस समय पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है। तो आई वुड मैं चाहूंगा कि आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या इंडिकेटर होते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें, और लेट्स सी अगर अगला क्वेश्चन होगा तो हम उसे और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है द करंट प्राइस इंडेक्स जिसका बेस 1960 है इज नियरली 330, दिस मीन दैट द प्राइस ऑफ। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि अगर एक प्राइस इंडेक्स है उस जिसका बेस 1960 था, आज वो 330 है, दिस मीन द प्राइस ऑफ। ठीक है, तो यहां पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना होगा कि क्या हुआ है, राइट। तो 1998 का क्वेश्चन है, ऑल द आइटम्स कॉस्ट 3.3 टाइम्स मोर देन व्हाट दे डिड इन 1960, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जानना होगा ज्यादातर इंडेक्स जब स्टार्ट होती है तो उनका बेस 100 होता है, राइट। तो यानी कि 1960 में ये 100 था और आज ये 330 है। क्या इसका मतलब है कि ऑल आइटम कॉस्ट 3.3 टाइम्स मोर देन व्हाट दे डिड इन 1960? तो क्या सारे आइटम अगर 3.3 गुना महंगे हो चुके हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि जो कोई भी इंडेक्स होता है, चाहे वो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं WPI हो यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, या CPI हो, राइट। हम 2 इंडेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दे आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। उनमें हर आइटम का अलग वेटेज होता है। जैसे अगर हम CPI देखेंगे तो उसमें फूड का ज्यादा वेटेज मिलेगा क्योंकि कंज्यूमर जो है फूड पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो और उसमें कई आइटम है। तो क्या इसका मतलब होगा कि लेट्स से अगर हम CPI लेते हैं और वो फॉर ए मोमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं 1960 में रिलीज होती थी, वो 100 थी और वो 330 है आज, तो सारे आइटम 3.3 गुना महंगे हो गए। वो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट आइटम है और वेटेड एवरेज जो प्राइस है वो 3 गुना हुआ है। तो सारे आइटम यानी कि यहाँ पे बोला ऑल आइटम, राइट। तो ये जो टर्म है ये इसको गलत बनाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आइटम, हो सकता है कुछ आइटम के प्राइस तो कम हो गए हो, लेकिन जो वेटेड एवरेज है वो 3.3 हो गया, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज इट सेज ऑल द आइटम, राइट। वेटेड एवरेज प्राइस 3.3 गुना हो चुका है, बट सारे आइटम का प्राइस 3 गुना हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड आइटम हैव गॉन अप टू 3.3 टाइम, राइट। तो अब ये बोल रहा है कि सर्टेन सेलेक्टेड आइटम का 3.3, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस है वो 3.3 गुना हुआ है, ना कि सर्टेन आइटम। सर्टेन आइटम का हो सकता है कितना हुआ, सर्टेन आइटम का ज्यादा भी होगा, सर्टेन आइटम का कम भी होगा, तभी तो वेटेड एवरेज 3.3 गुना है। तो ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। हम देखेंगे, हो सकता है अगला कोई ऑप्शन उससे बेटर सूटेड हो। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, द वेटेड मीन ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम हैज इंक्रीज 3.3 टाइम्स। ओके, यहाँ पे वेटेड एवरेज जो स्पेसिफिक इंडेक्स में यूज किया था वो टर्म यूज किया, तो वेटेड मीन ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम है इंक्रीज बाय 3.3 टाइम्स। ये सही लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको प्रॉब्ली मार्क कर सकते हैं कंपेयर टू दिस एंड दिस। डी पढ़ लेते हैं, गोल्ड प्राइस हैज गॉन अप बाय 3.3 टाइम्स। देखिए अब ये करंट प्राइस इंडेक्स में गोल्ड था नहीं था ये तो हमें पता नहीं है, राइट। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गोल्ड से रिलेटेड है, इसलिए तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि ये बोलता है कि वेटेड एवरेज जो प्राइस है वो 3.3 गुना हुआ है, जबकि ऊपर वाला ऑप्शन बोलता है कि सेलेक्टेड आइटम का 3.3 गुना हुआ है, राइट। तो आई विल गो विद द ऑप्शन सी एंड लेट्स सी द आंसर। सी सही आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं, प्राइस इंडेक्स इज नॉर्मलाइज्ड एवरेज टिपिकली ए वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस, राइट। तो एक नॉर्मलाइज एवरेज होता है टिपिकली ये वेटेड एवरेज, राइट। वेटेड एवरेज क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि कुछ आइटम्स में हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो तो उनको ज्यादा वेट मिलता है, कुछ आइटम्स में हम कम स्पेंड करेंगे तो उनको वेटेज कम मिलता है। ऑफ ए प्राइस रिलेटिव फॉर ए गिवन क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन रीजन ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है और ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जहां से यहाँ पे हमें 1960। द करंट प्राइस इंडेक्स बेस 1960 इज नियरली 3.330। दिस मीन द प्राइसेस ऑफ वेटेड मीन ऑफ द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स, राइट। सर्टेन आइटम जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूडेड है, दीज आर द आइटम जो कि इस इंडेक्स के पार्ट होंगे, यह इंक्रीज बाय 3.3 टाइम। और सही टर्म क्या है, वेटेड मीन ऑफ प्राइस, राइट। तो ये वेटेड मीन ऑफ प्राइस 3.3 गुना हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या था, सही आंसर था सी, जो कि हमने मार्क किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक असर्शन है, रीजन है, और हमें बताना होगा एज यूजुअल कि वो दोनों सही हैं और क्या वो उसको एक्सप्लेन करता है। ओके, सो लेट्स रीड असर्शन। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रोड्यूस एक्सपोर्ट, यानी एक करेंसी की जब डिवैल्यूएट हो जाती है तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं उससे। तो ये यहाँ पर असर्शन है, ठीक है, सही लग रहा है। डिवैल्यूएशन अगर करेंसी हो जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, ये सामने पढ़ा भी है। रीजन पढ़ते हैं, रीजन प्राइस ऑफ ए कंट्रीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। तो किसी कंट्री के प्रोडक्ट का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डिवैल्यूएशन की वजह से कम हो जाता है, राइट। ये रीजन दिया गया है यहां से। अब हमारे ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगर हम देखें कि हाँ, अगर प्राइस ऑफ ए कंट्री प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन, ये तो करेक्ट ही है, राइट। क्योंकि अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है, मान लेते हैं कि जो कोई प्रोडक्ट था
उसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक साल पहले वो 8,000 रुपीज में पड़ता था इंडिया में, और उस समय पे करेंसी की एक्सचेंज रेट थी लेट्स से फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज रेट वाज 80, राइट? तो व्हाट विल बी द वैल्यू इन इंटरनेशनल मार्केट? लेट्स से दिस विल बी $100। अब एक साल बाद करेंसी डिप्रिशिएट होके फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि करेंसी डिप्रिशिएट होके हो जाता है 100, जस्ट गिविंग एग्जांपल, हुआ नहीं है, ठीक है? तो अगर ये प्रोडक्ट अभी भी 8,000 ही कॉस्ट होता है इंडिया में और 100 हो जाती है रुपए की डिप्रिशिएशन रेट लेट्स से, तो इसकी वैल्यू होगी $80। अब अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड तो बढ़ी जाएगी, राइट? बिकॉज कंज्यूमर कैन बाई मोर, और दूसरे कंट्री से अगर वो सेम प्रोडक्ट आता है तो उसको लोग नहीं खरीदेंगे, इंडियन प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन से प्राइस कम हो गया, और प्राइस कम हो गया तो एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो हाँ, यहां पर ए ऑप्शन ही सही है, जो कि बोलता है कि ए एंड आर दोनों सही है, और आर जो है यही ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देयरफॉर दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, और क्योंकि वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस, वी डोंट नीड टू रीड द अदर ऑप्शन एंड वी कैन मूव अहेड। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच। तो पॉवर्टी लाइन में जो हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे होते हैं, किस उनका बेसिस क्या होता है? ये 1999 का क्वेश्चन है, राइट? नंबर ए, दे आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट, राइट? ऑप्शन बी, दे गेट वर्क फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन ईयर, राइट? तो यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट की बात हो रही है। एंड दे बिलोंग टू एग्रीकल्चर, लेबर, हाउस होल्ड एंड द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, राइट? तो ये तो जरूरी नहीं है, राइट? बिकॉज क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति एग्रीकल्चर लेबर ना हो तो भी वो पुअर हो सकता है, और वो एससी या ट्राइब ग्रुप का पार्ट ना हो तो भी वो पुअर हो सकता है, तो ये तो हम एलिमिनेट ही कर सकते हैं। दे डेली वेजेस फॉल बिलो प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेस, डेली वेजेस फॉल बिलो प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेस, ये भी पॉसिबल है, राइट? दे गेट टू वर्क फॉर प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन वर्क, इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो पॉसिबल होगा इन तीनों बेसिस पे। लेकिन इंडिया में जो क्लासिफिकेशन होता था पॉवर्टी लाइन का, उसका बेसिस था कि एक व्यक्ति कितने कैलोरी, स्पेसिफाइड कैलोरी कंज्यूम कर पाता है या नहीं कर पाता है, और ये रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के लिए अलग अलग था। तो ये जो बेसिस है, ये जो बेसिस दिया गया था टिल 2011, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंडिया यूज्ड टू डिफाइन पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द मेथड डिफाइंड बाय टास्क फोर्स इन 1979, और ये मेथड क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर फॉर बाइंग फूड वर्थ 2400 कैलोरी इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी इन अर्बन एरियाज। तो अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी अफोर्ड नहीं कर पाता था तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाता था रूरल एरिया में, और अगर अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी अफोर्ड नहीं कर पाता था तो वो पुअर हो जाता था अर्बन एरियाज में। दैट इज वाज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। 2011 के बाद जो तेंदुलकर कमेटी है, उन्होंने एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर किया पॉवर्टी को, और उन्होंने लिया मंथली स्पेंडिंग ऑन फूड, एजुकेशन, राइट? तो अगर वो कोई व्यक्ति फूड तो अफोर्ड कर सकता है लेकिन एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहा, या फिर हेल्थ नहीं अफोर्ड कर पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो पॉवर्टी का बेसिस बन गया। हाउएवर दिस इज आल्सो फेस क्रिटिसिज्म, और इस समय जो हम पॉवर्टी देखते हैं वो हम देखते हैं किस बेसिस पर? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, राइट? तो ये जो एस्पेक्ट है पॉवर्टी का, कई डायमेंशन में हो सकता है, उसको देखा जाता है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमने पहले भी देखा था, और हम जो देखते हैं नीति आयोग एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी पब्लिश करता है, जिसके बेसिस पर डिफरेंट स्टेट को कंपेयर किया जाता है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन, सो this was our last question. Thank you for watching this, and I will be back with next video very soon. Thank you for watching. I will see you next time.